साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो मंथली करंट अफेयर की मैगजीन निकाली जाती है, उसके तहत दिसंबर 2021 का जो करंट अफेयर की मैगजीन है उसको यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। तो इसके हम लोग जो 8वां सेक्शन है जो कि कल्चर से संबंधित है, जिसमें आपके कुल संक्षिप्त सुर्खियों को मिलाकर के 5 टॉपिक दिए गए हैं। उनमें से जो पहला टॉपिक है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और विज्ञान की भूमिका अर्थात इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट एंड द रोल ऑफ साइंस, इसके संबंध में यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो यह सुर्खियों में क्यों आया था? क्योंकि कुछ समय पहले भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और विज्ञान की भूमिका पर केंद्रित 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इससे संबंधित फैक्टरों की बात करें तो इस राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन भारतीय स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में किया गया था। इस सम्मेलन का आयोजन किसने किया था? तो इस सम्मेलन का आयोजन जो है वो वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान संस्थान अर्थात CSIR और NISCPR ने किया था। इसके अतिरिक्त विज्ञान प्रसार, भारत सरकार का विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग तथा विज्ञान भारती इसके सहयोगी थे। यह सम्मेलन वस्तुतः अधीनता और स्वतंत्रता के उपकरण के रूप में विज्ञान तथा वैज्ञानिकों, संस्थानों, आंदोलनों, नीतियों एवं योजनाओं की भूमिका पर केंद्रित था। साथ ही इसमें स्वतंत्रता के उपकरण के रूप में वैज्ञानिकों के दृष्टिकोण जैसे पहलू पर ध्यान दिया गया था। अब यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं अधीनता के उपकरण के रूप में विज्ञान को। तो एक तरफ रणनीति दी गई और एक तरफ उसके उदाहरण हैं। तो पहला है ब्रिटिश भारत के शोषण के उपकरण के रूप में विज्ञान। तो देखिए, अंग्रेजों ने भारतीय सर्वेक्षण विज्ञान, इसकी स्थापना 1767 में की थी, 1767 में। ग्रेट ट्रिगोनोमेट्रिकल सर्वे ऑफ इंडिया GTS, जिसकी स्थापना 1818 में की गई थी, और भारतीय रेलवे, जिसकी स्थापना 1853 में की गई थी, आदि की स्थापना की गई थी। इनकी स्थापना समृद्ध धातु क्षेत्रों की खोज तथा कलकत्ता, बॉम्बे एवं मद्रास प्रेसिडेंसी शहरों तक इन खनिजों के परिवहन हेतु की गई थी। दूसरा, ब्रिटिश राज में रंगभेद के रूप में विज्ञान को देखें तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई की गणना करने वाले पहले व्यक्ति राधानाथ सिकदर थे, और जिस मलेरिया परजीवी की खोज के लिए सर रोनाल्ड रॉस को नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था, उसकी खोज में किशोरी मोहन बंदोपाध्याय ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और इसके अतिरिक्त 1857 के विद्रोह के दौरान शिवचंद्र नंदी ने निरीक्षक के रूप में ब्रिटिश सरकार को उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान की थी। हालांकि इनमें से किसी को भी उनके विशिष्ट कार्य के लिए यथोचित सम्मान नहीं दिया गया था। इसके अतिरिक्त उनके साथ वेतन, पदोन्नति आदि के मामले में भी भेदभाव किया गया था। अब बात कर लेते हैं स्वतंत्रता के उपकरण के रूप में विज्ञान को। तो अंग्रेजों ने कलकत्ता, मद्रास और बंबई में नए शैक्षणिक संस्थान स्थापित किए थे। इसका उद्देश्य अधिक कुशल और प्रबुद्ध कार्यबल तैयार करना था। हालांकि इन संस्थानों से निकलने वाले युवा वैज्ञानिकों ने इस मिथक को खंडित किया कि भारतीयों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अभाव है। साथ ही उन्होंने यह भी सिद्ध किया कि भारतीय भी तार्किक रूप से सोच सकते हैं तथा उस दौर में प्रचलित क्षेत्रों में मूल अनुसंधान कर सकते हैं। उनके प्रयासों के परिणामस्वरूप भारतीयों द्वारा कई वैज्ञानिक संस्थानों की स्थापना की गई, जिनमें से कुछ निम्नलिखित है। जैसे पहला है इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस, ICAC। इसकी स्थापना डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य मौलिक अनुसंधान के माध्यम से वैज्ञानिक प्रगति के लिए विज्ञान के सभी क्षेत्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाने हेतु भारतीय निवासियों को सक्षम बनाना था। IACS के तहत 7 अग्रिम क्षेत्रों में प्रयास किए गए। इन 7 क्षेत्रों में कौन थे? भौतिकी, रसायन विज्ञान, खगोल शास्त्र, वर्गीकरण वनस्पति विज्ञान, वर्गीकरण जीव विज्ञान, शारीरिक या शरीर क्रिया विज्ञान और भूविज्ञान शामिल थे। अगला है बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्कशॉप के बारे में। तो इसे वर्ष 1901 में आचार्य PC रे द्वारा स्थापित किया गया था। इस संस्था ने या इस वर्कशॉप ने भारत में स्वदेशी उद्योग को स्थापित करने में अति महत्वपूर्ण योगदान दिया था। भारतीय विज्ञान संस्थान IISc के बारे में बात करें तो वर्ष 1908 में इसे सर जमशेद जी नसरमानजी टाटा ने स्थापित किया था। इसकी स्थापना जापान से शिकागो की यात्रा के दौरान स्वामी विवेकानंद द्वारा वर्ष 1893 में दिए गए सुझावों के बाद की गई थी। कलकत्ता मैथमेटिकल सोसाइटी इसे वर्ष 1908 में स्थापित किया गया था। तो भारतीय विज्ञान संस्थान और कलकत्ता मैथमेटिकल सोसाइटी दोनों की स्थापना 1908 की है। इसका उद्देश्य गणित के क्षेत्र में अवसरों का सृजन करना तथा विद्यार्थियों के माध्यम से इस दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देना था। अगला है बोस अनुसंधान संस्थान के बारे में। तो इसे वर्ष 1917 में सर जगदीश चंद्र बोस ने स्थापित किया था। उन्होंने इस संस्थान को न केवल एक प्रयोगशाला बल्कि एक मंदिर के रूप में राष्ट्र को समर्पित किया था। यह बाद में विश्व विज्ञान मंदिर के नाम से विख्यात हुआ। बोस जो है उस समय के एक असाधारण भौतिक विज्ञानी,
वनस्पति शास्त्री और जीव विज्ञानी थे। उन्होंने विद्युत के विकिरणों के बेतार अर्थात वायरलेस संचार की खोज की थी। बोस वसुधैव कुटुंबकम के भारतीय दार्शनिक विचारों के आजीवन पक्षधर बने रहे थे। मानवीय हित में उन्होंने अपने शोध को कभी पेटेंट नहीं करवाया। वे अत्यधिक क्षमतावान व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी नवीन तकनीकों और उपकरणों के माध्यम से पौधों में जीवन एवं संवेदनशीलता के अस्तित्व की खोज की थी तथा उन्हें प्रमाणित भी किया था। अगला है महाराष्ट्र एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस, MACS। तो महेंद्र लाल सरकार के इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस से प्रेरित होकर के वर्ष 1946 में प्रोफेसर शंकर पुरुषोत्तम आघरकर ने पुणे में MACS अर्थात महाराष्ट्र एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस की स्थापना की थी। वर्ष 1992 में इस संस्थान का नाम परिवर्तित कर आघरकर अनुसंधान संस्थान कर दिया गया था। आघरकर एक भारतीय आकृति विज्ञानी, मोरोफोलॉजिस्ट एवं पश्चिमी घाट की जैव विविधता के विशेषज्ञ थे। यहाँ उन्होंने स्वच्छ जल में पाई जाने वाली जेली फिश की खोज की थी जो आमतौर पर अफ्रीका में पाई जाती है। तो निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि भारत में अंग्रेजों द्वारा स्थापित किए गए प्रतिष्ठानों का एकमात्र उद्देश्य भारत को लूटना था, साथ ही अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए कम आय वाले श्रमिकों को तैयार करना था। इसलिए भारतीयों द्वारा स्थापित अधिकांश संस्थान भारत के लोगों के बीच स्वदेशी भावना और राष्ट्रीय दृष्टिकोण विकसित करने हेतु बहुत महत्वपूर्ण थे। तो इसी के साथ ये टॉपिक यहाँ पे समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग श्री अरविंदो के संबंध में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आप सभी के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन IAS कोचिंग संस्था के द्वारा जो मंथली करंट अफेयर की मैगजीन दी जाती है उसमें से दिसंबर 2021 की जो करंट अफेयर की मैगजीन है उसको यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। और इस वीडियो में हम लोग इसका जो 8वां सेक्शन कल्चर से रिलेटेड है उसके दूसरे टॉपिक के बारे में जो कि श्री अरविंदो से संबंधित है उसको यहाँ पर देखेंगे। तो बात करते हैं कि श्री अरविंदो सुर्खियों में क्यों रहे हैं। तो कुछ समय पहले प्रधानमंत्री ने श्री अरविंदो की 150वीं जयंती मनाने के लिए उच्च स्तरीय समिति की प्रथम बैठक की अध्यक्षता की। उच्च स्तरीय समिति के बारे में बात करें तो इस समिति का गठन संस्कृति मंत्रालय ने किया था। इस समिति में विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित व्यक्ति जैसे राजनेता, राज्यपाल, आध्यात्मिक नेता, कलाकार आदि जैसे 53 सदस्य शामिल हैं। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अरविंदो के जन्मोत्सव से संबंधित कार्यक्रमों के सृजन हेतु नीतिगत सहयोग एवं दिशा निर्देश प्रदान करना है। उत्सव की अवधि कब से कब तक है? तो जनवरी 2022 से लेकर के मार्च 2024 तक यह जो है उत्सव मनाया जाएगा। अब बात करते हैं श्री अरविंदो के बारे में। तो इनके प्रारंभिक जीवन की यदि बात करें तो इनका जन्म जो है 15 अगस्त 1872 को कलकत्ता, पहले कलकत्ता था, अब कोलकाता हो गया है, तो कलकत्ता में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा दार्जिलिंग के एक कॉन्वेंट स्कूल से प्राप्त की थी। 7 वर्ष की आयु में उन्हें उनके भाइयों के साथ इंग्लैंड भेज दिया गया था, जहां उन्होंने लंदन के सेंट पॉल स्कूल 1884 में और 1890 में कैम्ब्रिज के किंग्स कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने भारतीय सिविल सेवा परीक्षा ICS परीक्षा में 11वीं रैंक हासिल की थी। हालांकि वे प्रोबेशन को पूर्ण करने में असफल रहे थे। अब इनकी स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सेदारी की बात कर लेते हैं। तो वह भारत की स्वतंत्रता के लिए कार्य करने वाली एक गोपनीय सोसाइटी में शामिल हो गए थे। इस सोसाइटी को लोटस और डैगर के नाम से जाना जाता था। वर्ष 1893 में वह बड़ौदा के महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय की राज्य सेवा में शामिल हो गए। वहाँ अपने कार्य के दौरान उन्होंने भारतीय संस्कृत भाषाओं जैसे संस्कृत के बारे में ज्ञान प्राप्त किया। वह वर्ष 1902 में अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ गए। उन्होंने अनुशीलन समिति जैसी समितियों के माध्यम से क्रांतिकारियों को प्रेरित किया था। वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के बाद वे भारतीय राजनीतिक आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल हो गए थे। वे वर्ष 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य बने थे। उन्होंने बंगाल नेशनल कॉलेज के प्रिंसिपल के रूप में भी कार्य किया था। इसके अतिरिक्त यदि इनके आध्यात्मिक जीवन की बात करें तो वर्ष 1902 से 1910 के मध्य उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से पार्टिसिपेट किया। इसके बाद वे आध्यात्मिक जागृति के कारण राजनीतिक गतिविधियों से अलग हो गए और वर्ष 1910 से 5 दिसंबर 1950 तक अर्थात अपनी मृत्यु तक उन्होंने अपना शेष जीवन पुंडीचेरी, तत्कालीन फ्रांसीसी उपनिवेश था, वहां पर इन्होंने व्यतीत किया। अब श्री अरविंदो के योगदान की बात कर लेते हैं। तो वे एक देशभक्त, कवि, शिक्षाविद, दार्शनिक और योगी थे। उन्होंने अपने कार्यों के माध्यम से भारतीय स्वतंत्रता और इसके आध्यात्मिक जागरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। जैसे यदि भारतीय राष्ट्रवाद की दिशा में बात करें तो देखिए वर्ष 1893-94 में इंदु प्रकाश में उनके द्वारा लिखे गए लेखों को न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड के शीर्षक से प्रकाशित किया गया था। इसमें उन्होंने कांग्रेस की अति उदारवादी राजनीति की आलोचना की थी। इसके अतिरिक्त उन्होंने वंदे मातरम, यह अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाली दैनिक क्या कहते हैं अखबार थी। इसके अतिरिक्त कर्मयोगिनी जो कि अंग्रेजी समाचार पत्र था और धर्मा जो कि बंगाली साप्ताहिक रूप से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र था, इसकी शुरुआत की थी इन्होंने। तो ध्यान रखिएगा, वंदे भारत, कर्मयोगिनी और धर्मा
और इनकी भाषा भी याद रखिएगा। क्रांतिकारियों को प्रेरित करने के लिए उन्होंने युगांतर पत्रिका, जो कि बंगाली क्रांतिकारी समाचार पत्र था, में अपने लेख प्रकाशित किए थे। इसके अतिरिक्त अनुशीलन समिति द्वारा प्रकाशित एक पुस्तिका भवानी मंदिर में भी उनके लेख थे। उन्होंने या वर्ष 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सूरत अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन को सूरत विभाजन के लिए भी जाना जाता है। इस दौरान वे नरमपंथियों के विरुद्ध बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व वाले गर्मपंथी समूह में शामिल हो गए थे। वर्ष 1908 में उन्हें अलीपुर बम षड्यंत्र मामले में गिरफ्तार किया गया था, हालांकि बाद में उन्हें बरी कर दिया गया था। 15 अगस्त 1947 को अपने संदेश में उन्होंने देश के विभाजन को एक अस्थायी व्यवस्था होने और इसके समाप्ति की कामना की थी। साथ ही उन्होंने अपने भावी विचारों को साझा किया था। अब इनके भावी विचारों को यदि बात करें तो जो इन्होंने 15 अगस्त 1947 के दिन श्री अरविंदो द्वारा देखे गए जो 5 स्वप्न थे, उन 5 स्वप्नों की बात करें तो पहला था व्यक्ति और चेतना के ऊंचे और बृहद स्तर पर पहुंचने के लिए विकास की ओर कदम बढ़ाना। दूसरा, मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रथाओं को निर्देशित करने के लिए भारतीय अध्यात्म का उपहार। तीसरा, समस्त मानव जाति के लिए न्यायोचित, उज्ज्वल और महान जीवन के लिए एक विश्व संघ अर्थात वर्ल्ड यूनियन की कल्पना की। साथ ही एशिया का पुनरुत्थान व स्वतंत्रता और भारत द्वारा इसमें मदद करना। छठा, पांचवां, भारत के महान भविष्य के लिए इसकी एकता के संदर्भ में इनके स्वप्न थे। आगे चलते हैं। आध्यात्मिक दर्शन की ओर जो इनका झुकाव था उसके बारे में बात करें तो वह सत्य, चित्त, आनंद और योग के दर्शन से प्रेरित थे। उन्होंने आंतरिक ज्ञान या मानव के वास्तविक स्वभाव के माध्यम से मानवता के आध्यात्मिक विकास पर ध्यान केंद्रित किया था। उनके योगदान को निम्नलिखित के माध्यम से देखा जा सकता है, जैसे द लाइफ डिवाइन, ये 1939 में इनके द्वारा रचित थी। इसमें मनुष्य के बौद्धिक से अति चैतन्य प्राणी के रूप में परिवर्तित होने पर बल दिया गया है। वहीं आर्य या एक दार्शनिक मासिक पत्रिका थी 1914 की। कविताओं, पत्रों और निबंधों के रूप में संकलित अन्य कृतियों जैसे कि एसेज ऑन गीता 1922 की, कलेक्टेड पोएम्स एंड प्लेज 1942 की, द सिंथेसिस ऑफ योगा 1948, द ह्यूमन साइकिल 1949, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी 1949, सावित्री अ लीजेंड एंड अ सिंबल 1950 आदि इनकी कुछ रचनाएं थी। इसके अतिरिक्त वर्ष 1926 में उन्होंने मीरा अल्फांसा के साथ श्री अरविंदो आश्रम की स्थापना की थी। मीरा अल्फांसा ने ऑरोविले अर्थात भोर के शहर की स्थापना की थी। यह एक शांतिपूर्ण, प्रगतिशील और सामंजस्यपूर्ण अस्तित्व के लिए निर्मित एक सार्वभौमिक शहर था। तो ये कुछ बातें थी श्री अरविंदो के बारे में जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, जिनसे परीक्षा में प्रश्न बन सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन IAS कोचिंग संस्था के द्वारा जो मंथली करंट अफेयर की मैगजीन दी जाती है उसमें से हम लोग दिसंबर 2021 की जो करंट अफेयर की मैगजीन है उसको देख रहे हैं। और इसमें जो 8वां सेक्शन कल्चर वाला पोर्शन है उसके तीसरे टॉपिक को कोणार्क सूर्य मंदिर के संबंध में यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखते हैं, इसको प्रारंभ करते हैं। यह सुर्खियों में क्यों रहा है? तो हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने कोणार्क सूर्य मंदिर के सीलबंद सभागृह से रेत को सुरक्षित रूप से हटाने के लिए एक रोड मैप पर चर्चा किया है। इस सभागृह को जगमोहन के नाम से जाना जाता है। ये आप यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं। ये जगमोहन, यहीं से जो है रेत को निकालना है। देखिए, इससे संबंधित तथ्यों की बात करें तो जगमोहन को गिरने से बचाने के लिए 118 वर्ष पहले अंग्रेजों ने क्या किया था, इसमें रेत भर दिया था। वर्ष 2019 में किए गए अध्ययन से यह पता चला या यह पाया गया था कि रेत नीचे बैठ रही है। इसके परिणाम स्वरूप रेत की परत और संरचना के बीच 18 फीट का अंतर आ गया है। वर्ष 1984 में इसे यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है और इसके निकटतम समुद्री पुलिन या बीच, जिसका नाम चंद्रभागा है, को वर्ष 2018 में पर्यावरणीय स्वच्छता के लिए ब्लू फ्लैग प्रमाण प्रदान किया गया था। वर्तमान में 10 बीचेस को दिया गया है, उसमें से एक ये भी है। यहाँ कोणार्क नृत्य महोत्सव और चंद्रभागा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कोणार्क सूर्य मंदिर के बारे में। तो यह सूर्य देव को समर्पित एक मंदिर है और यह बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। केंडुली ताम्रपत्र के अनुसार इसका निर्माण पूर्वी गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने 1238 से लेकर 1250 ईस्वी में करवाया था। किदवंतियों के अनुसार इस मंदिर का निर्माण भगवान कृष्ण के पुत्र सांबा ने करवाया था। ये भी किदवंतियां ही है। यह कलिंग स्थापत्य कला शैली में निर्मित एक मंदिर है और यह नागर मंदिर स्थापत्य कला की ही एक उपशैली है। जो कलिंग स्थापत्य कला शैली है, यह नागर मंदिर स्थापत्य कला की एक उपशैली है। इसमें निम्नलिखित संरचनाएं मौजूद हैं। कौन कौन सी? पहला है शिखर के साथ रेखा देउल या विमान
गर्भगृह के ऊपर होता है। आप यहां पे मैप में, ये चित्र में यहां पे देख सकते हैं, ये है आपका रेखा द्यूल और ये आपका गर्भगृह होता है। इसके अतिरिक्त दूसरा है जगमोहन या सभागृह, जगमोहन या सभागृह। तीसरा नट मंदिर या नृत्य गृह और कई अन्य उपसंरचनाएं। अपने संपूर्ण रूप में यह सूर्य देव के रथ का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें बारीक नक्काशी किए हुए 24 पहिए हैं। उत्तर एवं दक्षिण दोनों ओर लगभग 12-12 पहिए हैं। ठीक है, कुल 24 पहिए हैं और उत्तर और दक्षिण दिशा में दोनों ओर 12-12 पहिए हैं। इसका व्यास 3 मीटर का है। इस रथ को 7 घोड़ों द्वारा खींचते हुए दर्शाया गया है। 12 जोड़ी पहिए 1 वर्ष के 12 महीनों को दर्शाते हैं। 8 तीलियां 8 पहर को दर्शाती हैं। साथ ही ये ऋतुओं और महीनों के चक्रों के प्रतीकात्मक रूपांकन को भी रूपांतरित या निरूपित करती हैं। और जो 7 घोड़े हैं सप्ताह के 7 दिनों के प्रतीक हैं। दीवारों स्तंभों पर उत्कीर्ण अलंकृत चित्र की बात करें तो यहां पर शेर, संगीतकार और नर्तक आदि के चित्र अलंकृत किए गए हैं। इसके अतिरिक्त मौजूदा जो 10 रुपए का नोट आप देखते हैं उसके पिछली तरफ इसी मंदिर के पहियों को दर्शाया गया है। ठीक है, तो कोणार्क के सूर्य मंदिर के पहियों को ही दर्शाया गया है। मंदिर में प्रयुक्त पत्थरों की बात करें तो इसमें क्लोराइट, लेटराइट और हरे रंग के खोंडलाइट का प्रयोग किया गया है। इसके पत्थर के रंगों के कारण ही इसे ब्लैक पगोडा के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा कि कोणार्क के सूर्य मंदिर को क्या कहते हैं, ब्लैक पगोडा कहा जाता है। ठीक है, जबकि जो जगन्नाथ मंदिर है उसे व्हाइट पगोडा के रूप में जानते हैं। मंदिर का विनाश कैसे हुआ तो इसका कोई एक निश्चित कारण नहीं है, लेकिन निम्नलिखित किसी एक या अन्य कारणों से 1837 ईस्वी में मंदिर का अधिकांश हिस्सा नष्ट हो गया था। हालांकि केवल जगमोहन ही सुरक्षित शेष रह गया था। इसके कारणों में है इस्लामी आक्रमण, संरचनात्मक दोष, पत्थरों की अनुपयुक्तता या अपक्षय, मंदिर से चुंबकों का निकाला जाना आदि। चूंकि यह भी कहा जाता है कि पूरा मंदिर जो है पूरी तरीके से निर्मित नहीं हो पाया था। अब कलिंग स्थापत्य कला शैली के बारे में बात करते हैं। तो इस स्थापत्य कला का विकास प्राचीन कलिंग क्षेत्र में हुआ था। यह क्षेत्र जो है महानदी और गोदावरी नदी वर्तमान पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और उत्तरी आंध्र प्रदेश के मध्य में ये स्थित है। तो ये जो पूरा इलाका है महानदी गोदावरी का, तो यह क्षेत्र महानदी और गोदावरी नदियों के मध्य स्थित था। यह नागर मंदिर स्थापत्य कला की एक शैली है। कलिंग शैली के मंदिरों को आगे 3 अलग अलग प्रकार के मंदिरों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से? रेखा देउल, पीढ़ा देउल और खाखरा देउल। ठीक है, रेखा देउल, पीढ़ा देउल और खाखरा देउल। इसको आप एक बार यहां पे चित्र में थोड़ा सा देख लीजिए। ये देखिए, ये है आपका रेखा देउल, ये है पीढ़ा देउल। यहां भी आपको दिखाया गया है इस प्रकार से रेखा देउल और पीढ़ा देउल। जगमोहन के ऊपर पीढ़ा देउल है और गर्भगृह के ऊपर रेखा देउल है। अब आते हैं आगे, देखिए। तो सबसे पहले बात करते हैं रेखा देउल की। इसकी योजना चौकोर होती है। ठीक है, इसकी योजना चौकोर होती है। इसके ऊपर एक वक्रीय शिखर निर्मित होता है। मंदिर के भाग एक ही रेखा में, मतलब पूरब से पश्चिम रेखा में या एक ही अक्ष पर पंक्तिबद्ध होते हैं। यह मंदिर विष्णु, शिव और सूर्य देवताओं को समर्पित होते हैं। यह मंदिर की सबसे सामान्य शैली है जो रेखा देउल है। ठीक है, इसका शिखर क्या होता है? वक्रीय होता है, जैसा कि हम लोग ने ऊपर अभी चित्र में यहां पर देखा था। ये देखिए, ये है आपका ना वक्रीय। ये आगे चलते हैं। दूसरा है आपका इसमें पीढ़ा देउल। इसकी योजना भी चौकोर होती है, किंतु इसके शीर्ष पर क्षैतिज स्तरों या चबूतरों पर पिरामिड आकार का एक शिखर निर्मित किया जाता है। ये चबूतरे सामान्य तौर पर 3 स्तरों में व्यवस्थित होते हैं। ये मंदिर मुख्यतः विष्णु, शिव और सूर्य देवता को समर्पित होते हैं। इनका मुख्य रूप से सभागृह के लिए, इनका उपयोग जो है मुख्य रूप से सभागृह के लिए किया जाता है। यहां पे आप यहां पे चित्र में आप थोड़ा सा देख सकते हैं पीढ़ा देउल। और ये क्या है आप देखेंगे, ये पिरामिड के आकार का है और यहां पर आप देखेंगे ये 3 हिस्सों में बटा हुआ है। एक ये है और एक ये पूरा ये है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। इसमें तीसरा जो है खाखरा देउल। यह ढोलनुमा आकृति का शिखर होता है। इसकी योजना आयताकार होती है। इसमें लंबी छत होती है और यह द्रविड़ गोपुरम संरचना के समान होती है। यह चामुंडा और दुर्गा जैसी देवियों को समर्पित होता है और यह एक दुर्लभ किस्म की शैली है। इसके गर्भगृह में देवताओं को प्रतिष्ठापित किया जाता है। अब मंदिर के विकास चरण की बात करते हैं। जो ये
आपकी शैली है, इस शैली के जो मंदिर के विकास के चरण उनको देखते हैं। पहला है प्रारंभिक चरण, ये 6वीं से 9वीं शताब्दी ईस्वी में होता है इसका प्रारंभ। इस समय प्रमुख राजवंश कौन थे? भौमकर राजवंश। और इस समय के जो प्रमुख मंदिर रहे परशुरामेश्वर मंदिर, बेलात मंदिर इत्यादि। वहीं जो आपका अगला है जो इसका चरण है संक्रमणकालीन चरण, जो कलिंग आपकी शैली है, तो इसका संक्रमणकालीन चरण जो है आपका 9वीं से 11वीं शताब्दी ईस्वी में। ये इस समय प्रमुख राजवंश कौन था? सोमवंशी। और इस समय के मंदिरों की बात करें तो मुक्तेश्वर मंदिर, ये कलिंग वास्तुकला के रत्न के रूप में जाना जाता है। राजरानी मंदिर, लिंगराज मंदिर इसी समय के हैं। वहीं परिपक्व चरण जो है इसका वो 11वीं से 13वीं शताब्दी में आता है, पूर्वी गंग राजवंश के समय में, जब आपका जगन्नाथ मंदिर बनता है जिसे व्हाइट पगोडा के रूप में जानते हैं, और कोणार्क सूर्य मंदिर बनता है जिसे ब्लैक पगोडा के रूप में जानते हैं। और इसके बाद इसका पतन चालू होता है। पतन का काल कौन सा है? 14वीं और 16वीं शताब्दी ईस्वी। इस समय राजवंश कौन सा रहता है? गजपति राजवंश। और कारण क्या रहता है इसका पतन का? तो चूंकि संस्कृत और साहित्य पर ध्यान देने का मंदिर स्थापित कला का पतन प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि इधर ध्यान कम हो जाता है। तो इस प्रकार से यहां पर हम लोगों ने जो है कोणार्क सूर्य मंदिर के संबंध में विस्तृत रूप से देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दुर्गा पूजा के साथ। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो मंथली करंट अफेयर प्रोवाइड की जाती है उसके तहत दिसंबर 2021 के करंट अफेयर को देख रहे हैं। और इसमें जो 8वां सेक्शन कल्चर से रिलेटेड है उसका जो चौथा पॉइंट है आपका दुर्गा पूजा, यहाँ पे उसके संबंध में चर्चा करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं, देखते हैं यह सुर्खियों में क्यों रहा है। तो हाल ही में कोलकाता की दुर्गा पूजा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल हो गई है और इसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण हेतु यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति ने सूचीबद्ध किया है। अब इससे संबंधित जो तथ्य उनको देखें तो इस उपलब्धि से दुर्गा पूजा का आयोजन करने वाले स्थानीय समुदायों को प्रोत्साहन मिलेगा। इस समुदाय में सभी पारंपरिक शिल्पकार, डिजाइनर, कलाकार और बड़े पैमाने पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजक तथा साथ ही पर्यटक एवं आगंतुक भी शामिल हैं। सांस्कृतिक विरासत की बात करें कि सांस्कृतिक विरासत होती क्या है, तो यूनेस्को के अनुसार सांस्कृतिक विरासत सिर्फ स्मारकों और वस्तुओं के संग्रह तक ही सीमित नहीं है। इसमें हमारे पूर्वजों से विरासत में मिली परंपराएं या जीवित अभिव्यक्तियां भी शामिल हैं जो हमारे वंशजों को प्रदान की गई हैं। उदाहरण के लिए मौखिक परंपराएं, निष्पादन कलाएं, सामाजिक प्रथाएं, अनुष्ठान, उत्सवों का आयोजन, प्रकृति और ब्रह्मांड से संबंधित ज्ञान व प्रथाएं या पारंपरिक शिल्प का उत्पादन करने के लिए ज्ञान एवं कौशल आदि। अब आगे बात कर लेते हैं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ICH के बारे में। तो यूनेस्को के अनुसार अमूर्त सांस्कृतिक विरासत पारंपरिक, समकालीन और एक ही समय में अस्तित्वमान तथा समावेशी, प्रतिनिधिक व समुदाय आधारित होती है। यह बढ़ते वैश्वीकरण के संदर्भ में सांस्कृतिक विविधता को बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कारक है। इसके अलावा यह विभिन्न समुदायों के मध्य अमूर्त सांस्कृतिक विरासत अर्थात इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की एक समझ है। यह अंतर सांस्कृतिक संवाद स्थापित करने में मदद करती है, साथ ही जीवन के अन्य तरीकों के लिए पारस्परिक सम्मान को प्रोत्साहित करती है। इस सूची में मानवता की अमूर्त जो सांस्कृतिक विरासत की सूची है, इसकी प्रतिनिधि सूची में वर्तमान में 492 धरोहर शामिल हैं पूरे वर्ल्ड की। और इसमें भारत की तरफ से कितने शामिल हैं, तो यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की सूची में भारत से 14 अमूर्त सांस्कृतिक विरासतें शामिल हैं। तो ये संख्या याद रखिएगा। अब देख लेते हैं एक बार कौन कौन से इसमें शामिल हैं। तो अभी सबसे लेटेस्ट जो आपका शामिल हुआ है वो पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा शामिल हुई 2021 में। अब हम लोग थोड़ा शुरू से देखते हैं। तो सबसे पहला जो था आपका 2008 में वैदिक मंत्रोच्चार की परंपरा को शामिल किया गया। फिर 2008 में ही देखिए 3 को शामिल किया गया था। एक तो वैदिक मंत्रोच्चार की परंपरा, दूसरा रामलीला और तीसरा था केरल का कुटियट्टम संस्कृत रंगमंच। इसको 2008 में शामिल किया गया था। फिर 2009 में देखें तो गढ़वाल उत्तराखंड का रम्मन उत्सव, इसको शामिल किया गया। 10 में 3 को शामिल किया गया, एक केरल का मुडियट्टू, राजस्थान का कालबेलिया नृत्य और सरायकेला, पुरलिया और मयूरभंज का छऊ नृत्य। ये आपका असम, उड़िया और पश्चिम बंगाल में ये तीनों होते हैं। इसके अतिरिक्त 2012 में लद्दाख का बौद्ध जप को शामिल किया गया। 2013 में मणिपुर का संकीर्तन को शामिल किया गया और फिर 2014 में पारंपरिक तौर पर पीतल और तांबे के बर्तन बनाने का शिल्प तथा जठिया लाल गुरु के ठठेरे जो कि पंजाब का है, यह इसको शामिल किया गया 2014 में। फिर 2016 में 2 को शामिल किया गया, एक नौरोज
दूसरा योग को, जबकि 2017 में कुंभ मेले को शामिल किया गया और फिर 2017 के बाद 2021 में जो है पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा को शामिल किया गया। तो 2017 के बाद जो है शामिल हुआ, तो इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे चलते हैं। अब इस वीडियो में बस इतना ही। इससे आगे जो संक्षिप्त सुर्खियां हैं उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो मंथली करंट अफेयर आती है उसका दिसंबर 2021 का संस्करण देख रहे हैं और इसमें कल्चर से संबंधित जो टॉपिक दिए गए हैं उसमें जो संक्षिप्त सुर्खियां हैं, इसमें आपके 10 सुर्खियां मिलेंगी, उनको यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं निजामुद्दीन बस्ती के बारे में। तो देखिए, दिल्ली की निजामुद्दीन बस्ती में संरक्षण पहल ने 2 श्रेणियों, पहला उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 और दूसरा सतत विकास पुरस्कार के लिए विशेष मान्यता के तहत यूनेस्को पुरस्कार प्राप्त किए हैं दिल्ली की निजामुद्दीन बस्ती ने। देखिए, परियोजना के तहत सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया की 14वीं सदी के मकबरे के आसपास 20 से अधिक ऐतिहासिक स्मारकों का जीर्णोद्धार किया गया था। अब ये जो पुरस्कार है ये निम्नलिखित कार्यों के लिए प्रदान किया जाता है। कौन कौन से कार्यों के लिए? पहला, विरासत को सतत विकास एजेंडे के केंद्र के रूप में रखने में उत्कृष्ट उपलब्धि के संदर्भ में। दूसरा, एक नवोन्वेषी जन सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के माध्यम से विशेष रूप से महिलाओं और युवाओं के लिए प्रमुख सामाजिक आर्थिक चुनौतियों को नियंत्रित करना तथा स्वास्थ्य, शिक्षा एवं कल्याण में सुधार करने के लिए। आगे बात करते हैं रमना काली मंदिर के बारे में। तो भारत के राष्ट्रपति ने बांग्लादेश के ढाका में नवीनीकृत श्री रमना काली मंदिर का उद्घाटन किया। तो ध्यान रखिएगा कि रमना काली मंदिर कहां पे है? तो बांग्लादेश में है। यह मंदिर भारत और बांग्लादेश के लोगों के बीच आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक बंधन का प्रतीक माना जाता है। मार्च 1971 में ऑपरेशन सर्चलाइट के दौरान पाकिस्तानी सेना द्वारा मंदिर को नष्ट कर दिया गया था। यह ऑपरेशन एक क्रूर कार्रवाई थी जिसके कारण बांग्लादेश मुक्ति संग्राम हुआ था। मूल रमना कालीबाड़ी का निर्माण मध्य युग के दौरान किया गया था और यह अपनी ऊंची संरचना के लिए प्रसिद्ध था। वर्ष 1929 में मंदिर परिषद ने प्रसिद्ध संत आनंदमयी के भक्तों के लिए एक अतिरिक्त इमारत का अधिग्रहण किया था। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं 1839 ईस्वी का ताई खंपति विद्रोह। तो देखिए, 1839 ईस्वी में ताई खंपति या ताई खामती लोगों ने ब्रिटिश उपनिवेशीकरण का विरोध किया। इसके परिणाम स्वरूप 28 ब्रिटिश सैनिक मारे गए। ताई खंपति के बारे में बात करें तो यह अरुणाचल प्रदेश की प्रमुख जनजातियों में से एक है। वे नामसाई जिले में अधिवासित हैं। खंपति का शब्द का अर्थ क्या होता है? सोने से भरी भूमि। ये जो खंपति हैं या ताई खंपति, ये थेरवाद बौद्ध धर्म का पालन करते हैं, मतलब ये बुद्ध धर्म को मानने वाले हैं, बौद्ध धर्म को। उनकी अपनी लिपि है जिसे ताई लिप या लिक ताई कहते हैं। खंपति नृत्य को कापुंग, का मतलब होता है नृत्य और पुंग का मतलब होता है कहानी, तो कापुंग के रूप में भी जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, कापुंग जो नृत्य है ये किससे संबंधित है? खंपति जो आपकी जनजाति है उनसे संबंधित है। आगे चलते हैं, अपतानी वस्त्र के बारे में बात करते हैं। तो हाल ही में अरुणाचल प्रदेश अपतानी वस्त्र उत्पाद के लिए भौगोलिक संकेतक अर्थात जीआई टैग आवेदन दायर किया गया है। तो ये आपका यहाँ चित्र में जो है ये अपतानी वस्त्र को दिखाया गया है। तो ध्यान रखिए, इसके ऊपर वाला भी अरुणाचल प्रदेश से ही संबंधित था, ये भी आपका अरुणाचल प्रदेश से ही संबंधित है। आपतानी जनजाति द्वारा बुना हुआ वस्त्र अपने ज्यामिति और जिगजैग प्रारूप के लिए विख्यात है। वे मुख्य रूप से शॉल बुनते हैं जिन्हें जिग जीरो और जिलान या जैकेट के रूप में जाना जाता है, जिसे शू पुंतरी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, आपातानी वस्त्र किसके द्वारा निर्मित किया जाता है? जो आपातानी जनजाति है अरुणाचल प्रदेश की, इनके द्वारा। आपातानी जनजाति के बारे में बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश के जीरो गांव में बसे हुए हैं। वे बेंत और बांस शिल्प के साथ साथ मत्स्य और धान की खेती के लिए जाने जाते हैं। वे तानी नामक एक स्थानीय भाषा बोलते तथा सूर्य और चंद्रमा की पूजा करते हैं। इनके महत्वपूर्ण त्योहारों की बात करें तो द्री और म्योगो त्योहार इनके प्रमुख त्योहार हैं। आगे चलते हैं कीवी चित्रकारी के बारे में। तो देखिए, कावी चित्रकारी, कावी पुर्तगालियों द्वारा आरंभ की गई भित्ति चित्रकारी की एक शैली। तो ध्यान रखिएगा, ये क्या है? भित्ति चित्रकारी, मतलब दीवार में बनाई जाती है। इसमें चमकीले लाल और सफेद रंगों का प्रयोग किया जाता है। इसे फ्रेस्को की भांति गीले प्लस्तर पर संपादित किया जाता है या बनाया जाता है। फ्रेस्को ताजा चूने के प्लस्तर पर भित्ति चित्र बनाने की एक तकनीक है। इसका नाम काव से लिया गया है। यह लेटेराइट मृदा में पाया जाने वाला एक लाल वर्णक होता है। जो काव होता है ये लेटेराइट मृदा में पाया जाने वाला एक लाल वर्णक है। इसका उपयोग प्लस्तर की सफेद पृष्ठ सतह पर चित्र बनाने के लिए किया जाता है। कावी चित्रकारी में एकमात्र लाल रंग का ही उपयोग किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, एकमात्र लाल रंग का ही प्रयोग होता है इसमें। यह चित्रकारी कोंकण क्षेत्र विशेष रूप से गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक के मंदिरों में देखी जा सकती है। तो ध्यान रखिएगा कि कौन सी चित्रकारी है? कावी चित्रकारी।
ठीक है, किसने प्रारंभ किया था? पुर्तगालियों के द्वारा प्रारंभ किया गया था। आगे चलते हैं। भारतीय बाजार में खिलौनों के आयात में गिरावट दर्ज की गई है। मतलब हम लोग बाहर से खिलौना कम मंगा रहे हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ कि भारत में खिलौना ज्यादा बनाए जा रहे हैं। तो देखिए, वित्तीय वर्ष 2019-20 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2020-21 में HSN का मतलब होता है हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर कोड 9503 के तहत वर्गीकृत खिलौनों के आयात में 53.58% की कमी दर्ज की गई है। इस तरह इसी अवधि में अर्थात 2020-21 की अवधि में ही HSN हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर कोड 9505 के रूप में वर्गीकृत खिलौनों के आयात में 37.61% की कमी दर्ज की गई है। अब ये HSN होता क्या है? तो हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, यह जो कोड है HSN कोड विश्व सीमा शुल्क संगठन द्वारा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह के सामानों के व्यवस्थित वर्गीकरण के लिए प्रस्तुत किया गया था। तो इसको याद रखिएगा, स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह के सामानों के लिए स्थानीय उद्योग या खिलौना उद्योग को बढ़ावा देने की आवश्यकता क्यों है? तो देखिए, भारत ने वर्ष 2020 में लगभग 1.5 बिलियन डॉलर के खिलौनों का आयात किया था। ज्ञातव्य है कि घरेलू खिलौना बाजार में चीन और ताइवान की हिस्सेदारी कितनी है? लगभग 90% है। भारतीय गुणवत्ता परिषद के अध्ययन के अनुसार इसमें से 67% जो आयातित खिलौने होते हैं एक सर्वेक्षण में विफल रहे हैं। इससे स्थानीय स्तर पर सुरक्षित खिलौने का उत्पादन करने के लिए एक अति महत्वाकांक्षी प्रयास को बढ़ावा मिला है। वर्तमान में भारत में जो खिलौना उद्योग है ये मुख्य रूप से असंगठित है, संगठित नहीं है। आगे बात करते हैं इसमें खिलौना उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा जो कदम उठाए गए हैं उनकी। तो देखिए, 8 खिलौना निर्माण क्लस्टरों को मंजूरी प्रदान की गई है और स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए इंडियन टॉय स्टोरी के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना प्रारंभ की गई है। 13 चिन्हित हस्तशिल्प खिलौना क्लस्टरों में खिलौना उद्योग के लिए आवश्यकता आधारित हस्तक्षेप किया गया है तथा फरवरी 2021 में राष्ट्रीय खिलौना मेला आयोजित किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 6ठी कक्षा से छात्रों के लिए खिलौना बनाने की गतिविधि को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। ध्यान रखें, किस क्लास से? 6ठी कक्षा से, ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में। अब कुछ पारंपरिक खिलौने और उनसे संबंधित राज्यों के बारे में देख लेते हैं। तो जैसे चन्नपटना खिलौने और किन्नाली खिलौने ये आपके कर्नाटक से हैं। एटिकोप्पा खिलौने और कोडापल्ली खिलौने आंध्र प्रदेश। निर्मल खिलौने ये तेलंगाना। तंजावुर गोलू गुड़िया और चोपू सामान तमिलनाडु का है। लैफा दीबी मणिपुर। अशारीकांदी टेराकोटा खिलौने ये असम का है। शबलपुर खिलौने और कागज की लुगदी और पत्थर के खिलौने ये उड़ीसा का है। छनकना मतलब एक सीटी वाला खिलौना होता है और घुग्घू जो कि बच्चों के लिए झुंझुना पेटी होती है, लट्टू सिर से घूमने वाला, और हंदवई किचन सेट होता है, ये आपका पंजाब संबंधित है। जबकि थिंगला ये गुजरात का है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम के बारे में, VIP। तो देखिए, देश भर में नवोन्वेषकों और उद्यमियों को सशक्त बनाने की महत्वाकांक्षा के साथ नीति आयोग ने अटल नवाचार मिशन AIM के तहत 22 मातृभाषाओं में वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम की शुरुआत की। ध्यान रखिए, कितने भाषाओं में? 22 भाषाओं में। और ये जो वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम है इसके लिए आवश्यक क्षमता निर्माण हेतु AIM अटल नवाचार मिशन द्वारा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली IIT दिल्ली के सहयोग से 22 मातृभाषाओं में से प्रत्येक की पहचान के बाद एक वर्नाकुलर टास्क फोर्स को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसमें सहयोग कौन कर रहा है? IIT दिल्ली। प्रत्येक टास्क फोर्स में स्थानीय भाषा के शिक्षक, विषय विशेषज्ञ, तकनीकी लेखक और क्षेत्रीय अटल इनक्यूबेशन सेंटर का नेतृत्व शामिल होगा। आगे बात करते हैं प्रधानमंत्री युवा, अर्थात युवा का फुल फॉर्म क्या है? युवा आगामी और बहुमुखी लेखक योजना या प्रधानमंत्री युवा यंग अपकमिंग एंड वर्सटाइल ऑथर्स स्कीम। तो शिक्षा मंत्रालय के अधीन नेशनल बुक ट्रस्ट ने, तो ध्यान रखिएगा, शिक्षा मंत्रालय के अधीन नेशनल बुक ट्रस्ट ने प्रधानमंत्री युवा योजना के तहत 75 लेखकों के चयन की घोषणा की है। युवा भारत @75 परियोजना, जिसे साधारण भाषा में आप कह सकते हैं आजादी का अमृत महोत्सव का एक हिस्सा है। इसका उद्देश्य विस्मृत नायकों, स्वतंत्रता सेनानियों आदि जैसे विषयों पर लेखकों की युवा पीढ़ी के दृष्टिकोण को सामने लाना है। इसका उद्देश्य 30 वर्ष से कम आयु के 75 इच्छुक लेखकों को प्रशिक्षित करना है जो स्वयं को अभिव्यक्त करने तथा भारत और इसकी संस्कृति एवं साहित्य को विश्व स्तर पर प्रस्तुत करने के लिए तैयार हैं। मेंटरशिप योजना के तहत 6 महीने की अवधि के लिए प्रत्येक लेखक को 50,000 रुपये प्रति माह की समेकित छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाएगा।
आगे बात करते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में। तो देखिए, साहित्य अकादमी ने 20 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार की घोषणा की है। इसमें 4 भाषाओं में अभी नहीं दिया गया है, गुजराती, मैथिली, मणिपुर और उर्दू भाषाओं में पुरस्कार की घोषणा बाद में की जाएगी। तो ध्यान रखिए, 20 भाषाओं में किया गया है, अभी 4 भाषाएं में नहीं किया गया। कौन कौन सी? गुजराती, मैथिली, मणिपुरी और उर्दू भाषा में। यह एक साहित्यिक सम्मान है। यह प्रतिवर्ष किसी भी प्रमुख भारतीय भाषा में प्रकाशित साहित्यिक योग्यता की सबसे उत्कृष्ट पुस्तकों के लेखकों या लेखिकाओं को प्रदान किया जाता है। संविधान में देखिए कितनी भाषाएं उल्लिखित हैं? 22 भाषाएं उल्लिखित हैं, ठीक है, परंतु यहां दिया जाता है 24 में। तो अंग्रेजी और राजस्थानी जो है भाषा को भी इस पुरस्कार के लिए मान्यता दी गई है। तो ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी और राजस्थानी जो है ये संविधान की जो भाषाएं हैं उनमें शामिल नहीं है, ठीक है। जो संविधान की 22 भाषाएं हैं जो उल्लिखित हैं उसमें ये अंग्रेजी और राजस्थानी शामिल नहीं है। पुरस्कार में अलंकृत ताम्र पट्टिका वाली एक मंजूषा, एक शॉल और 1 लाख रुपए की राशि शामिल होती है। साहित्य अकादमी जो है यह एक स्वायत्त संगठन है। यह सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत है। अगला है ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्याल्पो। तो देखिए, यह भूटान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, ध्यान रखिएगा, ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्याल्पो। यह पुरस्कार भूटान के राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर भारतीय प्रधानमंत्री श्री मोदी को प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार यह भूटान के लोगों और राज्य की आजीवन सेवा को सम्मानित करने के लिए प्रदान किया जाता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।